नमस्कार दोस्तों, मैं हुनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में द्वितीय प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, समाज किससे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। जब समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो उनके बीच अंतःक्रिया करने के लिए वाणी होंगे, शब्द होंगे। और दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे, जिनकी रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, उनकी ईश्वर के प्रति आस्था, धार्मिकता, राजनीति, नैतिक आचरण, सभ्यता अलग अलग प्रकार की होगी। लेकिन दोस्तों, जो वह इनके रहन सहन, वेशभूषा, धार्मिकता है, इनका दोस्तों एक एक दिन अलग अलग प्रकार से विकास होता है। यानी कि दोस्तों, यह सभी एक समान नहीं होता है, प्रत्येक समय बदलता रहता है। जैसे कि दोस्तों, आज हम जो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी की आदि जननी क्या है? सबसे पहले व्यक्ति संस्कृत बोलता था। संस्कृत के बाद दोस्तों, संस्कृत के बाद पाली आई, पाल के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी, हिंदी के बाद खड़ी बोली आई, खड़ी बोली के बाद दोस्तों आज हम मानक हिंदी बोल रहे हैं। जो हम यह भाषा के विकास का क्रम बताया, इतना दोस्तों यह क्या है? यह एक सामाजिक परिवर्तन है। भाषा एक परिवर्तनशील है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज हमारी जो वेशभूषा, पहनावा है, जैसे कि जो हमारा टी शर्ट है, जो हमारा जींस पैंट है, लेकिन यह पहले जींस पैंट और टी शर्ट नहीं था। हम लोग खादी के कपड़े पहनते थे। और आदिमानव में चले जाएंगे दोस्तों तो हम लोग केले के पत्ते से अपना तन ढकते थे दोस्तों। तो इस प्रकार के जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं रहन सहन, वेशभूषा में। और दोस्तों, जैसे कि जो आज हमारे पास पक्के मकान है, पहले हम कच्चे मकान बनाते थे। यहाँ तक कि यदि हम आदिमानव में चले जाएंगे तो हम पेड़ पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे दोस्तों। तो यह सभी कैसा परिवर्तन है? यह सभी सामाजिक परिवर्तन है दोस्तों। आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, ईश्वर के प्रति आस्था। पहले दोस्तों हम लोग छोटा मोटा मंदिर बनाते थे, आज हम लोग भव्य मंदिर बनाते हैं। पहले दोस्तों हम लोग ईश्वर के प्रति सिर्फ आस्था रखते थे, सभी प्रकृति के जीव जंतुओं को मानते थे। लेकिन दोस्तों आज मूर्ति पूजा, अमूर्त पूजा, विभिन्न प्रकार के ईश्वर का जन्म हो चुका है दोस्तों। पहले सिर्फ एक ही ईश्वर होता था यदि हम वैदिक काल में चले जाएं। लेकिन दोस्तों 7वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम धर्म आया, फिर उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आया, हिंदू धर्म आया, बौद्ध धर्म आया 300 ईसा पूर्व पहले दोस्तों। तो यह सभी क्या है? यह सभी एक धार्मिकता का विकास है, नैतिकता का विकास, भौतिकता का विकास दोस्तों। यह सभी जो परिवर्तन होता है दिन प्रतिदिन, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? उत्तर है, यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है। शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की नींव रखना है। देखिए दोस्तों, जो लाडली लक्ष्मी योजना है, यह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई एक योजना है जिसका लक्ष्य है लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदले व लड़कियों की स्थिति में सामाजिक व आर्थिक सुधार लाने के लिए एक योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, दहेज से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, दहेज का अर्थ जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की ओर से वर को दी जाती है। भारत में दहेज को वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, दहेज किसे कहते हैं? हम दहेज दोस्तों उसे कहते हैं जो कन्या पक्ष होती है, कन्या पक्ष के माता पिता के द्वारा जो वर पक्ष होता है, जो पुरुष पक्ष होता है, उस लड़के को जो विवाह करने आता है उसको जो आप रुपया पैसा कन्या पक्ष की तरफ से दिया जाता है, जो सामान दी जाती है, उसे दोस्तों हम लोग दहेज कहते हैं। और दहेज दोस्तों समाज में एक अभिशाप है, इसे रोकने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, सहशिक्षा क्या है? उत्तर है, सहशिक्षा से अभिप्राय लड़के और लड़कियों दोनों ही
दोनों ही एक ही साथ शिक्षा प्राप्त करें, वह एक ही विद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम को पढ़े, इसे हम सहशिक्षा कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सहशिक्षा किसे कहते हैं। सहशिक्षा हम उसे कहते हैं लड़के व लड़कियां दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही पाठ्यक्रम को पढ़े। दोस्तों यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भी आता है सहशिक्षा, जिस प्रकार से परिभाषा है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक के दायित्व क्या होते हैं। उत्तर है शिक्षक का दायित्व छात्रों को केवल शिक्षित करना ही नहीं बल्कि उन्हें संस्कारी बनाना भी है। उनके अंदर केवल शब्द ज्ञान भरना ही नहीं बल्कि उसे नैतिकता, कर्तव्य परायणता, सजगता का पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों का अहम उद्देश्य युवा मस्तिष्क को तेजस्वी बनाना है। विद्यालय शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के जीवन को संवारना होता है। देखिए दोस्तों शिक्षक का दायित्व यह होता है कि केवल विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की सहायता से, जो पाठ्यक्रम है सिर्फ वही शब्द के स्वरूप बालक को पढ़ा देना ही नहीं होता है, बल्कि दोस्तों शिक्षक का उत्तरदायित्व यह होता है वह बालक के मन में, बालक के अंदर समाज के प्रति प्रेम, दया, सद्भाव, वह बालक को संस्कारी बनाना, उसके चरित्र को निखारना, उसे चारित्रिक एक अच्छा चरित्रवान बनाना इत्यादि। दोस्तों उसे कर्तव्य परायणता बनाना, कर्तव्य यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसे कर्तव्य का भान उसके मन में कराना कि यह आपका कार्य है। और दोस्तों उसे प्रत्येक वस्तु के लिए सजग बनाना, सजगता का पाठ पढ़ाना शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, लिंग की पहचान में धर्म की भूमिका क्या होती है। उत्तर है धर्म को लिंग की समानता की शिक्षा का अंग बनाते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि शिक्षा में संकीर्ण धार्मिक विचार या धार्मिक भेदभाव न आए। लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की प्रभावी भूमिका हेतु यह सतर्कता रखनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंच पाए। देखिए दोस्तों लिंग की पहचान में धर्म की मुख्य भूमिका यह होती है कि धर्म को चाहिए कि वह किसी भी एक पक्ष की ओर झुकाव न करे, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वह सबको एक समान लेकर चले, वह धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चले और इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की किसी भी प्रकार से हानि भी न हो पाए। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, महिला सशक्तिकरण से लाभ क्या है। उत्तर है महिला के सशक्तिकरण के लिए महिला शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व हेतु इन तत्वों का ध्यान रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाएं स्वयं से सशक्त बने, स्वयं से इतनी शक्तिशाली बने कि वह समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलत गतिरोध उत्पन्न करने के प्रति वह लड़ सके, गलत गतिविधियों के प्रति वह लड़ सके, इसे हम सशक्तिकरण कहते हैं। यानी कि महिला स्वयं से इतनी शक्तिशाली बने कि वह समाज में गलत हो रहे अत्याचार के प्रति वह लड़ सकें। अब देखिए दोस्तों महिला सशक्तिकरण के पहला लाभ है आपके सामने, परिवार के उत्थान के लिए महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन चरणों से गुजरकर महिलाओं को सक्षम और सबल बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों जिस राष्ट्र में महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, जिस राष्ट्र में महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, उस राष्ट्र का विकास होना अविश्वसनीय है, विकास होना दूभर है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, लिंग असमानता क्या है। उत्तर है लिंग असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन गया है। विश्व के विकासशील देशों में स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरुषों के समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। लैंगिक असमानता को स्त्री पुरुष विभेद को सामाजिक संगठन तथा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों लिंग असमानता मुख्य रूप से स्त्री पुरुष के दो लिंगों के बीच में असमानता उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों समाज में यह अवधारणाएं उत्पन्न है कि जो स्त्री वर्ग है, जो स्त्रियां हैं या कोमलांगी होती हैं या पुरुषों की भांति कार्य नहीं कर सकती हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें पुरुष से अलग हटकर अलग दृष्टिकोण से सोचा जाता है। देखिए दोस्तों लिंग असमानता में एक बात और हम बता दें अपनी तरफ से समाज में क्या व्याप्त है। देखिए दोस्तों यदि पुरुष वर्ग जो है, यदि कोई लड़का है, लड़के का यदि समाज में ज़्यादा जान पहचान है, ज़्यादा व्यक्तियों से उठन बैठन है, यदि वो ज़्यादा लोगों के द्वारा जाना जाता है तो हम कहते हैं कि लड़का बहुत सामाजिक है। जबकि दोस्तों यदि वही लड़के का स्थान पर लड़की को हम रख दिया जाए, लड़की की यदि समाज में ज़्यादा जान पहचान है, उसे ज़्यादा लोग जानते हैं, यदि उसे पहचानते हैं, ज़्यादा लोगों से उसकी मित्रता है, तो हम समाज में उसे एक अलग दृष्टिकोण से
देखते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, जननी सुरक्षा योजना क्या है? उत्तर है, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए यह योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ की गई। 100% केंद्र प्रायोजित इस योजना ने पूर्व में संचालित मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, समावेशी शिक्षा में बाधक तत्व क्या है? उत्तर है, निषेधात्मक चिंतन, विभेदन एवं रूढ़िवादिता, परिवर्तन के प्रति अपराध की प्रवृत्ति, विशिष्ट बालक शिक्षा योग्य नहीं, लिंग संबंधी भेदभाव, संवेगात्मक समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं आदि तत्व समावेशी शिक्षा में बाधक है। देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा हम उस शिक्षा व्यवस्था को कहते हैं जिसमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, समावेशी शिक्षा में जो बाधक तत्व क्या है? बाधक तत्व क्या है? विशिष्ट बालक शिक्षा के योग्य नहीं होते हैं। विशिष्ट बालक दोस्तों कौन से होते हैं? जैसे कि जो विकलांग बालक है, यह कहते हैं शिक्षा के योग्य नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, समाज में विभिन्न रूढ़िवादिताएं प्रचलित हो जाती हैं कि जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, इनको शिक्षा देना अपराध है, शिक्षा देना अच्छी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, विभिन्न निषेधात्मक चिंतन और दोस्तों विभिन्न भेदभाव, जो भेदभाव आ जाती है, जातियों के प्रति भेदभाव, धर्म के प्रति भेदभाव, यह सभी दोस्तों समावेशी शिक्षा के बाधक के तत्व माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, लैंगिकता से क्या आशय है? देखिए दोस्तों, उत्तर है, लिंग के आधार पर ही लैंगिकता का निर्माण होता है। समाज में 3 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख सामाजिक संरचना के अंग माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, लैंगिकता में 3 प्रकार के जेंडर होते हैं, लेकिन दोस्तों 2 महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला पॉइंट है आपका पुरुष लिंग, दूसरा पॉइंट है स्त्रीलिंग। अब दोस्तों, लैंगिकता में पहले हम देखते हैं पुरुष लिंग वाले को। भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में पुरुष लिंग का विशेष महत्व माना जाता है। सामाजिक संरचना में इस जेंडर की विशेष ध्यान रखा जाता है। पुरुष कर्ता के रूप में पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है तथा उसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में जो पुरुष वर्ग है, जो पुरुष लिंग जेंडर है, इसे दोस्तों अति महत्वपूर्ण विशिष्ट माना गया है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो पिता होता है, जो व्यक्ति होता है, वह जो पूरे समाज को चलाता है, वह घर का खर्चा चलाता है, इसलिए उसे विशेष ध्यान से देखा जाता है, यानी कि दोस्तों उसे विशिष्ट समझा जाता है। जो कि दोस्तों, जबकि महिलाएं जो स्त्री लिंग होती हैं, इसे बहिष्कृत वर्ग नाम दिया गया है, क्योंकि यह दोस्तों कोमलांगी होती हैं। समाज में इनका स्थान हाशियों पर होता है, इनका स्थान दोस्तों अलग होता है, इसलिए इन्हें बहिष्कृत वर्ग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, परिभाषा है, जेंडर के रूप में स्त्रीलिंग समाज के हाशियों पर चला गया है। यह उपेक्षित वर्ग होता है। समाज में इनकी 2 दर्जों की स्थिति होती है। स्त्री जेंडर को आर्थिक रूप से असहाय, निर्बल तथा कमजोर माना जाता है। यह सत्य भी है कि स्त्रियों के पास न तो पूर्ण व्यवसायिक प्रशिक्षण और न ही अवसर है। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में जो स्त्री वर्ग के लोग हैं, इनको दोस्तों 2 दर्जों की स्थिति दी जाती है और दोस्तों इनको असहाय माना जाता है। माना जाता है कि यह कुछ करने लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह कोमलांगी होती हैं। यह पुरुष कितना शक्तिशाली नहीं होती हैं और सशक्त नहीं होती हैं। यह दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, यह हमारी परिभाषा कह रही है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, सामाजिक नारीवाद क्या है? उत्तर है, स्त्रियों के साथ बालपन से ही भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है। स्त्रियों के समाज में वे जिस स्थान पर सम्मान और अधिकार की हकदार हैं, वह नहीं मिल पाता है। इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है और आज भी उनके अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा है। हमारी सामाजिक संरचना से स्त्रियां हमेशा हाशियों पर रही हैं। वैदिक काल से ही स्त्रियों को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, पर उनकी स्थिति आज के सापेक्ष अच्छी थी। धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में पतन होता गया और उनके अधिकारों का परिसीमन भी होता गया, परंतु स्त्रियों की स्थिति दयनीय करके और उनके अधिकारों से वंचित करके कोई भी राष्ट्र सभ्य बनने के स्वप्न को पूर्ण नहीं कर सकता है। अतः स्त्रियों की स्थिति में उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, समाज में नारीवाद का क्या मतलब है? समाज में दोस्तों नारीवाद के स्थान पर यदि हम लिंग पूर्वाग्रह की बात करें तो अलग नहीं होगा। देखिए दोस्तों, लिंग
लिंग पूर्वग्रह क्या है, समाज में नारीवाद क्या है। देखिए दोस्तों, समाज में स्त्रियों को पहले से ही भेदभाव की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, समाज यह कहता है कि जो स्त्रियां होती है, जो लड़कियां होती हैं, घर का कार्य करती हैं, इनका कार्य है सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की, इनको दोस्तों मशीन माना गया है। और दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक घर का देखभाल करे, घर के बच्चों की देखभाल करे, वह गृहस्थ जीवन बिताए, गृहस्थ घर के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि दोस्तों, जो पुरुष वर्ग होता है उन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह दोस्तों बाहर जाकर कमा कर लाता है। जबकि दोस्तों ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, स्त्रियों को दोस्तों विशेष हाशियों पर रखा जाता है। जबकि दोस्तों वैदिक काल से ही स्त्रियों को दोस्तों राजनीतिक धार्मिक स्वतंत्रता से अलग रखा गया है, पहले से ही, प्राचीन काल से ही। अब दोस्तों धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन दोस्तों यह भी कहा जाता है कि जिस देश में स्त्रियों को अधिकारों से उनके वंचित कर दिया जाता है, वह राष्ट्र कभी भी सभ्य नहीं बन सकता है, वह राष्ट्र पक्का पतन की ओर जाता है। जिस देश में स्त्रियां व पुरुष एक साथ खड़े होते हैं, वह राष्ट्र मजबूत होता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, धर्म का महत्व तथा उपयोगिता बताइए। उत्तर है, धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के उन्नयन में सहायक होने के कारण उपयोगी होता है। दूसरा पॉइंट है, धर्म व्यक्ति के सामाजिक तथा सामाजिकरण में सहायता प्रदान करता है। जबकि दोस्तों कि कोई भी धर्म हो, वह अहिंसा नहीं सिखाता, वह दोस्तों हिंसा नहीं सिखाता है। प्रत्येक धर्म एक दूसरे से प्रेम भाव सद्भाव ही सिखाता है। समाज एक दूसरे के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को ही सिखाता है। तीसरा पॉइंट है, प्रजातांत्रिक मूल्यों, प्रेम, समानता, सहयोग, न्याय इत्यादि की स्थापना करने के कारण धर्म महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है, भौतिकता की रेस में जो व्यक्ति क्लांत होकर बैठ जाता है तो उसे धर्म शांति व नवीन दिशा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, धर्म के माध्यम से हम शांति की शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपना मन एक स्थान पर एक निश्चित विषय वस्तु पर लगाते हैं। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट है आपके सामने, मूल्यों के निर्माण में धर्म उपयोगी होता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की भूमिका क्या है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है धार्मिक गतिशीलता द्वारा, दूसरा पॉइंट है धर्म के व्यापक तथा मूल स्वरूप से परिचय, तीसरा पॉइंट है धार्मिक सम्मेलन एवं क्रियाकलापों के द्वारा, और दोस्तों चौथा पॉइंट है स्त्रियों की सहभागिता तथा आदर द्वारा, पांचवा पॉइंट है चारित्रिक एवं नैतिक विकास द्वारा, छठवां पॉइंट है कर्म के सिद्धांत की प्रतिष्ठा के द्वारा, सातवां पॉइंट है सामाजिक कुरीतियों तथा भेदभाव और गैर धार्मिक घोषित करना। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा से धर्म की प्रभाविता क्या है। अब देखिए दोस्तों, धर्म को उदार दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, यानी कि दोस्तों धर्म को उदार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सर्वधर्म समन्वय की स्थापना करके सभी धर्मों की दोस्तों सभी धर्मों का एक ही दृष्टिकोण से देखा जाए, सभी धर्मों को दोस्तों स्वस्थ दृष्टि से देखा जाए, सभी धर्म समभाव की दृष्टि से देखा जाए, सभी धर्म एक समान हैं। तीसरा पॉइंट है आपके सामने, अपनी शक्ति तथा संपत्ति का प्रयोग लैंगिक असमानता को कम करने, उनकी शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करना। देखिए दोस्तों, धर्म का मुख्य विशेषता यह होनी चाहिए कि वह अपनी शक्ति व संपत्ति का प्रयोग करके समाज में विभिन्न जो लैंगिक असमानता फैली है उनको कम किया जाए, उनको समाप्त किया जाए, वह शिक्षा का प्रसार किया जाए। अब देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है आपके सामने, धर्म के पास अपरिमित संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग विद्यालय की स्थापना हेतु किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, विभिन्न मंदिरों में विभिन्न आपके जो क्रिश्चियन जो मंदिर होते हैं और दोस्तों विभिन्न मस्जिदों में दोस्तों अत्यधिक संसाधन होते हैं। दोस्तों उन अधिकतर यहाँ पर चढ़ावे आते हैं और उनके जो पैसे मिलते हैं उसके द्वारा विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि दोस्तों समाज में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाए। दोस्तों पांचवा है, धर्म को चाहिए कि वह अपने मत अनुयायियों को महिलाओं के समानता और आदर के लिए प्रेरित करे। देखिए दोस्तों, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो धर्म के विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जो धर्म के मत अनुयायी होते हैं, उनको चाहिए कि वह महिलाओं के प्रति समानता व आदर के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करें। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। हमारे इस चैनल पर बीएड सेमेस्टर से संबंधित सभी क्लासेस चलती हैं, आप चाहे तो हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। हमारे पहला प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा हमने खत्म कर दिया है, अति लघु उत्तरी अब दीर्घ उत्तरी पढ़ाएंगे।